तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए विजय श्री टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2, जहां पर हम कवर करेंगे पटवारी में आए हुए प्रश्न पत्रों में हिंदी, इंग्लिश, इसके साथ साथ में जीके जीएस। इन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कल हमने इंग्लिश को नहीं शामिल किया था, लेकिन आज हमने इंग्लिश के प्रश्नों को भी शामिल किया है। लगभग 64 प्रश्न आज आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। एमपीजी के जीके जीएस सभी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एमपी फॉरेस्ट गार्ड एवं ग्रुप 4, एमपी पुलिस, एमपी एसआई एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। यही प्रश्न रिपीट होकर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है, विजय श्री टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। जी के जीएस से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में ओहदा आधारित प्रशासनिक प्रणाली कौन सी थी? तो सही आंसर है मनसबदारी जो है वो ओहदा आधारित प्रशासनिक प्रणाली थी। अब ये मनसबदारी क्या होती है, आइए डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले आपको बता दें, 1 अप्रैल का पेपर है पटवारी का, जो 1 अप्रैल 2023 को एग्जाम हुआ था। उस पेपर के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसे अकबर ने आरंभ किया था। सबसे पहले आपको याद रखना, अकबर ने ही मनसबदारी प्रणाली को आरंभ किया था। मनसब जिसका अर्थ होता है, मूलतः यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि रैंक। रैंक जानते हैं, किसी भी अधिकारी को एक रैंक दी जाती है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, तो इसका अर्थ होता है रैंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था कि भाई साहब इनको इतने का मनसब दिया गया, इनको, जैसे आपने अभी एसआई के 2 स्टार लगा रहता है, ठीक है ना, टीआई के 3 स्टार लगा रहता है, वैसे उस समय मनसब दिया जाता था कि इसको जो है इतने मनसब का अधिकारी है, ये इतने मनसब का यह अधिकारी है। उस हिसाब से उनका क्रम निर्धारित किया जाता था कि कौन सा अधिकारी बड़ा है, कौन सा अधिकारी छोटा है। शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने इसकी शुरुआत की थी, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में किस स्थान को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है? इस जो पेपर है, इसमें एमपीजी के भर भर के आई थी। ये एक तरह से कह सकते हैं सरल पेपर था। ठीक है ना, तो सही आंसर, होशंगाबाद को नर्मदापुरम कहा जाता है। अब कब इसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया, आइए देख लेते हैं। तो पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसे होशंगाबाद का नाम बदलने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 फरवरी 2022 को नर्मदा जयंती के दिन जल मंच से की थी। उसी दिन से होशंगाबाद का नाम जिला नर्मदापुरम हो गया। कब? 8 फरवरी 2022। यानी एक तरह से ये करंट अफेयर का भी प्रश्न था और काफी चर्चा में रहा था कि जो है होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है ना, तो किसने किया था? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका नाम बदल दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट आपको जरूर याद रखना है। वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार विजय श्री टेस्ट सीरीज ही आपको जो है विजय श्री दिलाएगी, चाहे वो एमपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका एमपी फॉरेस्ट का एग्जाम हो। देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो सही आंसर है अजात शत्रु जो है उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। अब इसका अध्यक्ष कौन था और क्या थी ये बौद्ध परिषद, कब आयोजित की गई थी, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, तो यह संगीति मगध सम्राट अजात शत्रु के द्वारा राजगृह में आहूत की गई थी। कहां पर हुई थी? तो याद रखना, राजगृह में इसका आयोजन किया गया था। उस समय शासक कौन था? तो अजात शत्रु ने इसका आयोजन करवाया था। अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में आगे बन सकते हैं। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम देखिए केवल प्रश्न ही नहीं करा रहे हैं, प्रश्न के साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता रहे हैं। यानी कि देखने में आपको ये 64 प्रश्न लगेंगे, लास्ट हमने इंग्लिश को रखा है 64 प्रश्न लगेंगे, लेकिन वास्तविकता में ये कम से कम आपके 150 प्रश्नों को कवर करने वाला है। ठीक है ना, चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश डैश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश जो है दूसरा, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहले स्थान पर राजस्थान है। अब लोगों ने इस पर भी ऑब्जेक्शन ठोक दिया है, अब पता नहीं क्यों ठोक दिया, क्या समझ करके। भाई सीधी सी बात है, राजस्थान पहला सबसे बड़ा जो है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, इसमें कौन सी गलती है। लेकिन क्या है, लोगों को ये डर था कहीं अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने सही प्रश्नों पर भी ऑब्जेक्शन ठोक दिया है। एक एक शिफ्ट में 30-30 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन मिला है। ठीक है ना, लेकिन अगर सही बात करते हैं, सही प्रश्न की बात करते हैं, कितने प्रश्न गलत हैं, तो एक एक शिफ्ट में 4-4, 5-5 प्रश्न ही गलत हैं, जिनकी लिस्ट हमने जो है एक वीडियो बना करके, कल ही वीडियो बना करके डाल दी है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे उसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको, वहां पर जाकर देख सकते हैं कि किस शिफ्ट में कितने ऑथेंटिक प्रश्न गलत हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान
इस स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जब प्रश्न आया था लोगों ने कहा कि ये कैसा प्रश्न है? तो परसिली नामक एक स्थान है, जो परसिली गाँव है, परसिली गाँव से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है संजय ढुबरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है ना? चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं संजय ढुबरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो जिले के जैव विविधतापूर्ण वन क्षेत्र को संरक्षित करने की दृष्टि से संजय ढुबरी राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व की स्थापना 1975 में की गई, ठीक है? इस जो 2008 में इसको जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 2008 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। क्या है इसका नाम? संजय ढुबरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना? सीधी जिले में यह स्थित है, ठीक है? हमने आपको ट्रिक से याद भी कराया था, संजय सीधा है, तो संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका सीधी जिले में है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल में एक गोदी थी? गोदी का मतलब होता है, लोग यही कंफ्यूज हो गए, गोदी का मतलब होता है कि गोदी बाड़ा, यानी कि जहां पर नावें आकर के रुकती थी, जहां पर पानी के जहाज रुकते थे, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो लोथल जो है हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां पर जो बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है? तो लोथल एक बंदरगाह था जो वर्तमान में गुजरात में यह स्थित है। इसे अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया था, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपको बताने लायक प्रश्नों का उसी का डिटेल बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना? तो जिसके बारे में बताने लायक होगा वही आपको बताएंगे। जैसे किसी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उसके बारे में क्या बताना, उसकी डेट आपको बता देंगे, ठीक है? देखिए, मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। जबकि प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो राज्यपाल होता है वो सभी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होता है। जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी है तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल होता है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप पता चले यहाँ पर भी राज्यपाल लगा कर रहेगा। कुछ लोग यही गलती करके आए हैं, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान काउंसिल का अध्यक्ष है तो वो अपना राज्य का मुख्यमंत्री होता है। गलती से लोगों ने यहाँ पर राज्यपाल ठोक दिया है, तो आपको याद रखना राज्यपाल केवल विश्वविद्यालय का होता है, बाकी का जो है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये फैक्ट वाला प्रश्न है, जबलपुर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के तहत बजट को किस नाम से दर्शाया गया है? बजट को क्या कहा गया? भारतीय संविधान में बजट को बजट नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। तो बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। कहाँ पर बताया है? अनुच्छेद देख लीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, ठीक है ना? वार्षिक बजट जो होता है उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। 112 में इसको जो है दर्शाया गया है आर्टिकल में। आगे बढ़ते हैं। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये प्रश्न करंट अफेयर का था। तो आशा पारेख को जो है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। अब यहीं से एक स्टैटिक जीके का प्रश्न आया था कि पहला दादा साहब फाल्के किसे प्रदान किया गया? तो देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है पहला वाला प्रदान किया गया था। कब? 1969 में ये प्रदान किया गया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, हालांकि इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया, दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है? ये 1 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ध्यान रखना आप। मध्य प्रदेश के इंदौर में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की स्थापना कब की गई? तो 1964 में की गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की स्थापना, ठीक है ना? फैक्ट वाला प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तंभ जो है खाम बाबा मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको पता है जिसे खाम बाबा खम्ब बाबा भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर है? तो विदिशा में है, जिसे हेलियोडोरस का स्तंभ कहते हैं। हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है उसी को खाम बाबा या फिर खम्ब बाबा के नाम से जाना जाता है। हेलियोडोरस ने इसकी स्थापना करवाई थी। विदिशा में यह स्थित है, ठीक है ना? गरुड़ स्तंभ भी इसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई का किला और महल कहाँ पर स्थित है? तो महेश्वर में स्थित है अहिल्याबाई का किला और महल, ठीक है? ये फैक्ट वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, ये आपको याद रखना है। कब बनाया गया था? तो 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके भारत का 26वां जो है राज्य बनाया गया। सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन हुआ था कब? 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके भारत का 26वां राज्य जो है छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, कालिदास अकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है कालिदास अकेडमी। कब स्थापना की गई? आइए देख लेते हैं। तो शासन की संस्कृति विभाग ने वर्ष 1978 में उज्जैन में कालिदास अकादमी की स्थापना की थी, ठीक है? अब देखिए, वीडियो को शेयर करना ये आपका फर्ज है, आपका दायित्व है। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर अच्छे व्यूज़ आएंगे, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और लगातार अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के आते रहेंगे। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि सर जितनी भी आंसर की आपके पास में आई है उनको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने हम पर विश्वास करके अपनी आंसर की सेंड की है उसमें उन लोगों की पूरी डिटेल है, किसका उनका एग्जाम हुआ, किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ, कितने नंबर आए हैं उनके, कहाँ के मतलब कौन से शिफ्ट में उनका नाम है, मतलब सब कुछ वहाँ पर एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब वो उनकी पर्सनल डिटेल है, उसे हम नहीं शेयर कर सकते टेलीग्राम में। हाँ, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम आपको करा देंगे, लेकिन आप कहें कि उनकी आंसर की हम शेयर कर दें, उनका टीएससी कोड शेयर कर दें, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, साफ सीधी बात। टेलीग्राम में मैं उनकी आंसर कीज़ को नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने
बिल्कुल मैसेज करके कहा सर मैं अपनी आंसर की भेज तो रही हूँ, लेकिन मेरी आंसर की किसी के पास जानी नहीं चाहिए। जिन लोगों ने विश्वास करके हमारे पास में ये भेजा है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता मेरे भाई, मैं नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता, सीधी-सी बात है। हाँ, प्रश्नों को मैं करा दूँगा, सारे प्रश्न आपके मैं कंप्लीट करवा दूँगा, आपके एग्ज़ाम से पहले। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, ये इसे हम विशेष समाहरण अधिकार जिसे एसडीआर कहते हैं। कौन-कौन सी करेंसी एसडीआर में शामिल है? तो जापानी येन, चीनी रेम्बिनबी और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये तीनों उसमें दी हुई थी और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो ये सभी जितनी भी करेंसी हैं वो सब एसडीआर में शामिल हैं, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विशिष्ट सहारण जो अधिकार कहते हैं, या फिर जो स्टैंडर्ड डाइवर्जन इसका कुछ कहते हैं, एसडीआर देख लेना आप, इसका एसडीआर फुल फॉर्म। एसडीआर में ये सारी की सारी जो करेंसी हैं वो शामिल है, ठीक है ना। जब हम व्यापार करते हैं ना, तो अपने रुपए में व्यापार नहीं करते हैं, एसडीआर में व्यापार करते हैं, ठीक है ना। अपनी करेंसी को एसडीआर में चेंज करते हैं, फिर दूसरे देश से हम व्यापार करते हैं, जैसे डॉलर वगैरह में चेंज करते हैं, डॉलर भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 44 का संबंध एक समान सिविल नागरिक संहिता से इसका संबंध है, और वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ गोवा में ये सिविल संहिता लागू है, एक समान सिविल संहिता, जो कि आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन चंगेज खान का वंशज था? तो मुगल, उसमें काफी सारे ऑप्शन दिए थे, मुगल तुगलक वगैरह बहुत सारे दिए थे। तो जो मुगल हैं वो चंगेज खां के जो है वंशज थे। स्थापना किसने की थी? तो जहीरुद्दीन बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाकी मुगल के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पता है। मुगल के ऊपर एक हम अतिरिक्त वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि मुगल काल जो है वो आपकी पटवारी में छाया रहा है। लगातार काफी सारे प्रश्न मुगल से बने हुए हैं। कौन किसका बेटा था, क्या कार्यक्रम रहा था, क्या उनका कालक्रम रहा था, किसने क्या बनवाया, तो मुगल के ऊपर एक हम वीडियो बना देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयशा ए मलिक, करंट अफेयर का प्रश्न है। आयशा ए मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज बनी है? सही आंसर है पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज बनी है आयशा ए मलिक, ठीक है। गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो नमामि गंगे अभियान चलाया गया था गंगा की सफाई के लिए। कब चलाया गया? तो नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिपक्व के साथ में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये जी की जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइंस की कौन कौन से प्रश्न साइंस के पूछे गए थे। तो साइंस में इस्पात किसका मिश्र धातु है? तो आपको पता है इस्पात जो है वो लोहा का मिश्र धातु होता है। स्टील जो है वो लोहा का ही मिश्र धातु होता है, तो लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। भ्रूण के पोषण में मदद करने वाली संरचना कौन सी है? मतलब काफी अच्छा ये प्रश्न था उसका, आपका बायोलॉजी का। सही आंसर है जर्दी थैली। जर्दी थैली जो होती है वो भ्रूण के पोषण में मदद करती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य कोशिकीय विभाजन और श्वसन के लिए भ्रूण को पोषण एवं रक्त प्रदान करना, ये जर्दी थैली का कार्य होता है। एक जर्दी थैली के अंदर जो है ये बच्चा आपका यहाँ पर बनता रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसको सारी जो है आवश्यकता की चीजें इस जर्दी थैली के द्वारा ही जो है प्रदान की जाती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, आगे ये प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौसम के तत्व, मतलब मौसम किस पर आधारित होता है? अगर बारिश होने वाली है तो किस किस पर, कौन कौन से तत्वों पर आधारित होता है? देखिए, दबाव, तापमान, पवन की दिशा और वेग, इन तीनों पर जो है ये आधारित होता है मौसम। ऑप्शन में दिया हुआ था, ये तीन दिए हुए थे, चौथा दिया था उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी उसका सही आंसर हो जाएगा। दबाव कम ज्यादा होगा तो मौसम में परिवर्तन होगा। तापमान कम ज्यादा होगा तो उस हिसाब से आप महसूस करेंगे कि मौसम में परिवर्तन, आज ठंडी लग रही है, आज गर्मी लग रही है। पवन की दिशा जिस ओर बहेगी, जिस वेग से पवन की दिशा बहेगी, उस वेग से जो है उस ओर जो है बारिश होगी, उस ओर बारिश कम होगी। ये सब जो है डिपेंड करता है, इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है मौसम। ये आपको याद रखना है। देखिए, वॉशिंग सोडा के एक सूत्र में पानी के कितने अंग होते हैं? तो पानी के 10 अणु होते हैं वॉशिंग सोडा के एक सूत्र में। तो वॉशिंग सोडा को धावन सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। तो यही पूछा गया था कितने अणु होते हैं, तो 10 अणु पानी के होते हैं वॉशिंग सोडा में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस पर बनने वाला उत्पाद कौन सा है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस पर बनने वाला एक पदार्थ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH का होल्टा। अगला देखिए, शरीर के संरचनात्मक तत्वों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही आंसर है प्रोटीन। एक बार ये ऐसे पूछा गया था इस लैंग्वेज में, एक बार पूछा गया था कि शरीर का बॉडी बिल्डर कैसे कहते हैं, तो वो भी आपका प्रोटीन होता है। इसे शरीर का बॉडी गार्ड भी कहते हैं, इसे शरीर का बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो प्रोटीन ही लेते हैं। आपको पता है जो लोग जिम में जाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, क्यों? क्योंकि जब उनकी जो ऊतक होते हैं वो ऊतक जब टूटते हैं तो उनको उनको संभालने का काम, उनको वापस बनाने का काम प्रोटीन ही करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल सोडियम के साथ अपग्रेड करने पर कौन सा तत्व देता है? तो अल्कोहल जब सोडियम के साथ अपग्रेड करेगा तो H2 यानी कि हाइड्रोजन देगा। देखिए, तो अल्कोहल सोडियम के साथ अपग्रेड करता है जिससे हाइड्रोजन का विकास होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है? जब अल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस घटना के कारण तारे आकाश में वास्तविकता से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं? तो वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण तारे जो है
अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ में अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए भी दिखाई देते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि तारे का टिमटिमाना किस परिघटना का उदाहरण है, तो ये आपका अपवर्तन का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टार है, बंद हो गया भाई स्टार, ठीक है ना। अब ये स्टार से कोई रोशनी अगर यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर परतों में काफ़ी ज़्यादा मतलब अनियमितता पाई जाती है, तो यहाँ पर अपवर्तन होता है। एक बार यहाँ होगा, फिर इसके बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो जब रोशनी आ रही है वो हमेशा ऐसे ऐसे अपवर्तित होकर के हमारी आंखों तक आती है। ये हमारी आंख है, यहाँ पर आती है जब आंखों पर हमारी रोशनी, तो हमको तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। वास्तविकता में इतनी ऊंचाई पर तारे नहीं होते हैं, लेकिन अपवर्तन के कारण हमको ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। 0 केल्विन पर एक बार अर्धचालक की विद्युत चालकता कितनी होगी? यानी कि एक जो अर्धचालक होता है, उस अर्धचालक की विद्युत चालकता 0 केल्विन पर कितनी होगी? तो 0 केल्विन पर एक अर्धचालक की विद्युत चालकता 0 होती है, आपको याद रखना है। अर्धचालक क्या-क्या होता है? आपको पता है, ये जर्मेनियम, टिन, ये जो होते हैं वो आपके अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व जीवन के सभी ज्ञात रूपों में मौजूद, मतलब जीवन के जितने भी ज्ञात रूप हैं उन सब में कौन सा तत्व मौजूद है? तो कार्बन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चाहे आप सांस ले रहे हैं तब भी आपको देखने को मिलेगा, कोई आपका लोहे का चीज़ है वहाँ पर भी आपको कार्बन मिलेगा, हर जगह आपको कार्बन जरूर देखने को मिलेगा। जितने भी ज्ञात रूप हैं उन सब में कार्बन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, संक्रामक रोगों को कैसे रोका जा सकता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके संक्रामक रोगों को रोका रोका जा सकता है। जैसे कि जुकाम एक संक्रामक रोग है, वायरस वाला जो रोग होता है वो सभी संक्रामक रोग होते हैं। जैसे जुकाम है, तो जुकाम को आप कैसे रोक सकते हैं? आप अपनी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उस प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके, शरीर को और मजबूत करके उस मतलब कि जो वायरस वाले रोग होते हैं उनसे रोका जा सकता है। जैसे कि आपका कोविड हुआ था, कोविड भी एक वायरस वाला रोग हुआ था ना, तो आपने बहुत सुना होगा कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करो, ठीक है ना। प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए पतंजलि का ये खाओ, वो खाओ, इससे आपकी प्रतिरक्षित जो प्रणाली होगी मजबूत हो जाएगी, तो कोरोना नहीं होगा। तो ये जो है, आप अगर कोई भी संक्रामक रोग होता है उससे आप कैसे बच सकते हैं? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके उससे बचा जा सकता है। कौन सा मल मौखिक रोगों के मुख्य रूप से जिम्मेदार है? अगर मुंह का कोई रोग हो रहा है तो उसके लिए कौन सा मल जिम्मेदार है? तो फिंगर्स का जो मल होता है, जो हमारी उंगलियों में जितने भी आपके कीड़े मकोड़े या फिर जितने भी आपके वायरस उंगलियों में होते हैं, तो उंगलियों से ही हम खाना खाते हैं, उंगलियां हमारे मुंह में ज़्यादा जाती हैं, जिसकी वजह से जो मौखिक रोग होता है, जो मुंह का रोग होता है, वो उंगलियों की वजह से होता है। तो उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था फिंगर्स, तो फिंगर्स ही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। पवन धाराएं किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो पृथ्वी पर असमान ताप के कारण जो है पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ताप का हमने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पर ताप कम होता है वहाँ पर जो है उसको भरने के लिए जो है हवाएं बाहर से आती हैं, ठीक है ना। तो जो ताप पर जो हवाएं जो होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? तो पृथ्वी के असमान ताप पर निर्भर करती हैं। कहीं पर ज़्यादा तापमान होगा, कहीं पर कम तापमान होगा, उसको भरने के लिए हवाएं चलेंगी, पवन चलेंगी। तो ये सारी की सारी किस पर डिपेंड करती हैं? तापमान पर डिपेंड करती हैं पवन की धाराएं। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, आइए देखते हैं पर्यावरण का, ये प्रश्न है एनवायरमेंट का। डिकम्पोजर को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। अगर पक्षियों में बात करते हैं तो गिद्ध और बाज को भी प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। डिकम्पोजर कौन होते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे डिकम्पोजर होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों को एकदम समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। चलिए, एक बड़े वन क्षेत्र की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो पारिस्थितिकी जो संतुलन होगा वो एक बड़े वन क्षेत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी संतुलन से मतलब है कि जितने भी गैसें वगैरह हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, वो संतुलित रहनी चाहिए। अगर आप पेड़ों को काट देंगे तो ये सारा ग्लोबल वार्मिंग जितना है वो सब असंतुलित हो जाएगा। इसलिए बड़े वन क्षेत्र की रक्षा करना आवश्यक है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बड़े वन क्षेत्र की रक्षा करना आवश्यक है। जैसा कि अमेजन के वन वगैरह हैं जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक जो संतुलन है इसको एकदम बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो बड़े वन क्षेत्र की रक्षा के लिए पारिस्थितिकी संतुलन आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जब होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी ऑप्शन में दहन भी दिया हुआ था। दहन मतलब जलना, जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। अगर मोमबत्ती के ऊपर मोमबत्ती जल रही, ऊपर अगर आप ग्लास रख देंगे तो ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी, वो बुझ जाएगी, ठीक है ना। तो दहन वगैरह जो भी क्रिया होती है उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। कंधे की हड्डी का बाहरी विस्तार क्या कहलाता है? तो कंधे की हड्डी का जो बाहरी विस्तार है उसे एक्रोमियन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? ऑप्शन में मीथेन दी हुई थी, बाकी और भी गैसें दी थी, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है वो मीथेन दी हुई थी। आइए आपको बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग में और कौन कौन सी गैसें भाग लेती हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन, ये सारी गैसें जो हैं, ये सारी की सारी गैसें जो हैं वो आपके ग्लोबल वार्मिंग में भाग लेती हैं। अभी मीथेन पूछा है, आगे आपसे इनमें से कोई भी गैस पूछ सकता है आपके आगे के वर्णरक्षक या फिर ग्रुप 4 के एग्जाम में। कौन सा एक अजैविक घटक है? तो जो सूर्य प्रकाश है वह एक अजैविक घटक है। अजैविक घटक का मतलब होता है जो निर्जीव होता है, ठीक है ना। आप पेड़ पौधे आपके जैविक घटक है क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है। जो कि बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, ये सब जैविक घटक है, इनमें जीवन पाया जाता है। अजैविक पूछा था, ऑप्शन में सूर्य प्रकाश था, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो आपका अजैविक घटक होता है, ठीक है। जब परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री हो तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? तो आपतन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर आपतन कोण का मान भी आपका होता है, ठीक है। चलिए,
बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन था तरंग का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन में हिलोर दिया हुआ था, हिलोर जो है वो तरंग का पर्यायवाची है। कुछ और पर्यायवाची देख लीजिए, हिलोर, लहर, ऊर्मी, मौज और वीची, ये सारे के सारे जो है वो तरंग के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है? वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना भाई, लास्ट में आपको इंग्लिश भी देखने को मिलने वाली है, पीक्यूआरएस आपको हम कराने वाले हैं, वन वर्ड कराने वाले हैं, इडियम्स कराने वाले हैं, सब कुछ कराने वाले हैं, ठीक है? देखिए, पक्षियों से रात में सोया नहीं जाता में कौन सा वाक्य वाच्य है? वाच्य आपसे पूछा तो ये भाववाच्य है। अब इसकी ट्रिक है, जहाँ पर भी सोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना वहाँ पर भाववाच्य है, क्योंकि वो भावना को ही तो दर्शा रहा है। सोना, रोना, ये सब क्या है? ये आपकी भावनाएँ होती हैं, तो भाववाच्य को दर्शाता है। जहाँ पर कर्ता भी प्रधान ना हो, जहाँ पर कर्म भी प्रधान ना हो, वहाँ पर क्या प्रधान होता है? वहाँ पर भाव प्रधान होता है। हालाँकि वाच्य की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। वाच्य और तत्सम तद्भव की ट्रिक वाली वीडियो हम बना चुके हैं, आप सर्च कर लेना, तत्सम तद्भव बाय सक्सेस जंक्शन। तो ट्रिक से वहाँ पर आपको वाच्य और तत्सम तद्भव दोनों टॉपिक वहाँ पर कवर किए हैं हमने, जब पटवारी का एग्जाम चल रहा था उसी समय, ठीक है ना? तो चलिए, छंद के संबंध में वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्णों की मात्रा तथा दीर्घ वर्णों की मात्रा कितनी कितनी होती है, ये आपसे पूछा है। तो लघु वर्णों की मात्रा 1 होती है, यानी लघु की जगह पर 1 हो जाएगा, और दीर्घ वर्णों की मात्रा 2 होती है, ये आपको याद रखना है। लघु का साइन ये होता है और दीर्घ का साइन ये होता है, ये भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन में कवितावली दी थी, तो कवितावली किसकी रचना है, यही आज का आपका प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कवितावली ये किसकी रचना है। बाकी सूरदास की रचना है, हम आपको बता दे रहे हैं, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर, ये सारे के सारे जो है सूरदास की रचनाएं हैं। कवितावली किसकी रचना है, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो, ये मोनू नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर मानो कर लेना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से, इनमें कौन सा अलंकार है? तो जहां पर भी मनु मानो जनु जानो आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ये सीधे आप पहचान लेंगे। जहां पर भी आपको मानो जनु जानो मनु मानो दिखाई देता है, समझ लेना वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना? तो यहाँ पर मानो है, ये आपको याद रखना है। मानो लगा हुआ है तो मानो का जहां पर भी आपको दिखाई देगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है? चलिए, किसी से कोई वास्ता न रखना किस लोकोक्ति का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा उद्धव का ना लेना ना माधव का देना, यही आपका हो जाएगा किसी से कोई वास्ता न रखना, अपने मतलब से मतलब रखना। तो यही पूछा गया था कि कौन से लोकोक्ति का अर्थ है किसी से कोई वास्ता न रखना, तो उद्धव का न लेना, माधव का न देना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द करवाना का मूल धातु शब्द कौन सा? मतलब करवाना में मूल शब्द कौन सा है? तो करवाना में जो मूल शब्द है वो कर है, ठीक है ना? कर जो है इसका मूल शब्द है, कर से मिलकर के करवाना बना हुआ है, ठीक है ना? चलिए, और ये जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसका एक और एग्जाम्पल इसी एग्जाम में जो है देखा गया था लास्ट में, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? देखिए, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, इसमें कौन सा काल है? जहां पर भी कंडीशनल आपको वाक्य दिखाई देता वहां पर हेतु हेतु मत भूतकाल होता है, यानी तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, तुम वैसा करते तो वैसा हो जाता। जहां पर भी कंडीशन आपको देखने को मिले और भूतकाल की बात की गई हो तो हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। ये भी प्रश्न काफी पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो ग्रुप 4 का हो चाहे आपका फॉरेस्ट का हो। देखिए, एका एक में कौन सा समास है? तो इसमें अवयवी भाव है, ठीक है ना? यहाँ पर एक कैक नहीं दिया हुआ है, एका एक दिया हुआ है, तो एक में जो है वो अव्यय कौन सा लग गया? एका लग गया, इस वजह से ये जो है अव्ययी भाव समास हो गया, आसानी से आप पहचान सकते थे। विजय चालक से गाड़ी चलवाता है, कौन सी क्रिया का सही उदाहरण है? तो जहाँ पर भी चलवाता है, करवाता है, काम करवाता है, ठीक है, लिखवाता है, पढ़वाता है, जहाँ पर भी ऐसा आपको देखने को मिले जब दूसरे से कार्य करवाया जाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ये आपको याद रखना है, आगे भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है? चलिए, बात करते हैं मेरे भाई इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहला प्रश्न था, चेंज एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। क्वेश्चन है, डिड एवरीबडी मिस्ड द लेक्चर, डिड एवरीबडी मिस्ड द लेक्चर। अब जहां पर भी आपको डिड दिखाई दे जाए तो समझ लेना डिड किस में चेंज होता है? डिड हमेशा वॉज वर्ब में चेंज होता है, तो ये आपको ऑप्शन में वॉज वर्ब ढूंढना था और एकमात्र ऑप्शन दिया था जिसमें वॉज दिया हुआ था, तो यहाँ पर वॉज लग जाएगा, वॉज द लेक्चर मिस्ड बाय एवरीबडी, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हमने 3 वीडियो बनाई हैं, आपकी पीक्यूआरएस की 2 वीडियो हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव की 2 वीडियो हैं और नरेशन की 2 वीडियो हैं। वो दोनों वीडियो आपको देख लेनी है, तीनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगे, ठीक है ना? इतनी मतलब शानदार और सिंपल तरीके से हमने समझाया है कि कैसे आप केवल साइकिल देख करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, समय भी आपका बच जाएगा। तो वो वीडियो आप सर्च कर लेना, एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, और पीक्यूआरएस वाली तो ट्रेंडिंग में 50,000 के ऊपर व्यूज आ चुके हैं उस पर, इतनी ट्रिक के द्वारा हमने उसको बताया। तो तीनों वीडियो आपको देख लेनी है एग्जाम में जाने से पहले। चलिए, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स, इडियम्स का सही मीनिंग आपको बताना है। तो एज अगली एज सिन, यानी कितना बुरा है जितना कि पाप होता है ना, पाप,
पाप के समान कुरूप दिखाई देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी विजुअली अनअट्रैक्टिव, यानी कि कुरूप दिखना। अनअट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? एकदम खराब दिखना, बेकार, देखने में बेकार, देखने में एकदम कुरूप दिखना। ये इसका मतलब हो जाएगा बी विजुअली अनअट्रैक्टिव, दिखने में एकदम खराब लगना। ये एज अगली एज सिन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रीअरेंजमेंट का प्रश्न आ गया पी क्यू आर एस वाला। देखिए, तो पी में दिया हुआ है ऑन क्लोजर ऑब्जर्वेशन आई नोटिस दैट द वोल्फ वाज बैडली बाउंडेड। अब ये एक तरह की स्टोरी है, ये जरा सा आप पढ़ लेते ना तो आपका आंसर आराम से लगा सकते थे, और मात्र इसमें पहला वाक्य ही ढूंढना था। इसकी ट्रिक बता रखी है मैंने पी क्यू आर एस वाली, तो आप एक बार देख जरूर लेना, ठीक है ना, वो वीडियो। तो केवल इसमें एक पहला वाक्य पता करना था, और एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें पहला वाक्य पता करते ही आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो देखिए, सडनली आई हियर, अब इतना पढ़ाने पूरे बताने की आपको जरूरत है नहीं, आपको बस इतना बता देते हैं कि कहाँ से इसको शुरू करना है। देखिए, पहली बात, सडनली से तो कोई वाक्य शुरू ही नहीं होगा। सडनली का क्या मतलब है? इससे पहले कुछ तो कहा होगा, ठीक है ना। ऑन क्लोजर प्रीपोजिशन, इससे भी कोई भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए वन इवनिंग आई वाज पासिंग थ्रू द कोल्ड विंटरनेस ऑफ साउथ कनाडा, यानी कि शुरुआत यहाँ से होगी, क्योंकि इसमें आपको बताया जा रहा है कि हम एक शाम की बात है, हम ऐसा ऐसा कर रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद आई ट्राइड अप्रोचिंग, मैंने फिर ऐसा किया। यानी कि आपको बस पहला वाक्य ढूंढना था, और पहला वाक्य यही आपको देखने को मिल रहा था, और यही एक ऑप्शन में दिया था। RQPS जो है वो यही एक ऑप्शन में दिया हुआ था। पहला वाक्य ढूंढते ही आपका आंसर मिल जा रहा था। अब जैसे आप इसको रीअरेंज करेंगे, पहले आर को लिखेंगे, फिर क्यू को लिखेंगे, फिर पी को लिखेंगे, फिर एस को लिखेंगे, तो आपका ये सारा का सारा जो है वो रीअरेंज हो जाएगा, अच्छे से अरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ज़्यादा समय लगेगा अगर अभी इसको अरेंज करने बैठते हैं, ठीक है। आप एक बार अरेंज करके देख लेना, हमने आपको बता दिया है कैसे स्टार्ट करना है। वंस इवनिंग, आज शुरू से स्टार्ट करेंगे, एक समय की बात है, यहाँ से हमेशा स्टार्ट जो होगा वो वंस इवनिंग, लॉन्ग टाइम एगो, वन टाइम एगो, यहाँ से इसका हमेशा शुरुआत होता है। यही शुरुआत आप पकड़ लेंगे और अंत आप पकड़ लेंगे, तो आप आसानी से पी क्यू आर एस को सॉल्व कर लेंगे। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप आसानी से पी क्यू आर एस को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक हमने सारी ट्रिक उसमें बता रखी है, ठीक है ना। चलिए, फाइंड द अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, तो शब्द है पार्शियल। पार्शियल का अर्थ होता है संकीर्ण, जो जिसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल। ग्लोबल का अर्थ होता है विस्तृत, ठीक है। पार्शियल का मतलब होता है बहुत संकीर्ण विचार वाला, यार उसकी पार्शियलिटी बहुत है, बहुत संकीर्ण विचार है उसके, ठीक है। और ग्लोबल का अर्थ होता है खुले विचार वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से पार्शियल का जो है अपोजिट ग्लोबल हो जाएगा, ठीक है। वन वर्ड प्रश्न पूछा गया था, ए पर्सन हु इज चाइल्डिश, स्लकी एंड बैड टेम्पर्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, मतलब कि स्वभाव उसका बेकार होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पेटलेंट कहते हैं। पेटलेंट का मतलब क्या होता है? पेटलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर असभ्य, जो कि एकदम उसका व्यवहार बहुत खराब होता है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्से वाला होता है, उसे हम पेटलेंट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आया था। देखिए देखिए, ओह एंड व्हाट इज द इंस्पेक्टर इंस्पेक्टिंग एट द मोमेंट, आस्क्ड द ऑफिसर। ऑफिसर ने पूछा कि उसमें जो इंस्पेक्टर है वो क्या क्या सर्च कर रहा था, क्या देख रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, द ऑफिसर आस्क्ड व्हाट द इंस्पेक्टर वाज इंस्पेक्टिंग एट द मोमेंट। अब देखिए, यहाँ पर आपको इज लगा मिल गया ना, तो आपको ऑप्शन में सबसे पहले इज किस में चेंज होता है? इज वाजवर में चेंज होता है। वाजवर आपको ढूंढना था। वाजवर वाले दो ऑप्शन वहां पर दिए गए थे। अंतर क्या था दोनों में? अंतर सिर्फ इतना था कि यहाँ पर दैट दिया है, वहाँ पर जो है दा का दा लिख दिया था। लेकिन आपको याद रखना है, जो द मोमेंट होता है, यानी उसी समय जो होता है वो दैट मोमेंट में चेंज हो जाता है। इस वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे चेंज करना है, क्या करना है, ये सब ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। दिस दैट में चेंज होगा, दैट इवनिंग मतलब लास्ट नाइट किस में चेंज होगा, ये सब हम बता चुके हैं। आप अगर देख लेंगे वो वीडियो एक्टिव पैसिव वाली, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए 57 नंबर, आई हैव ट्राइड टू डिस्कस द सब्जेक्ट विथ यू मैनी टाइम्स सिंस देन बट यू हैव कंसिस्ट रिफ्यूज टू गिव मी ए हियरिंग, यानी कि मैं आपसे कई बार इस मतलब प्रश्न के बारे में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन आप लगातार जो है हमको अनसुना कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि अनसुना हमको कर रहे थे। अब लगातार, अब यहाँ पर कंसिस्टेंट जो है, कंसिस्टेंट रिफ्यूज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको एडवर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार बात की जा रही, लगातार आप हमको जो अनहियर कर रहे थे, यानी लगातार हमको सुन नहीं रहे थे, तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली रिफ्यूज्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अलग, यहाँ पर दिया गया था कि इसके स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ये आपका कंसिस्टेंटली रिफ्यूज्ड आ जाएगा, जिसका अर्थ है लगातार आप मुझे मना कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वी विल सेट अप कैंप हियर सेट द मैन। अब फिर से आपको विल दिख गया, विल अगर आपको दिख गया तो आपको ऑप्शन में वुड देखना था, तो वुड आपका दो ऑप्शन में दिया हुआ था, तो द मैन सेड दैट दे वुड सेट अप द कैंप देयर। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था हियर जो होगा वो हियर हमेशा देयर में चेंज होगा, और देयर केवल और केवल एक ऑप्शन दिया था, और वो ऑप्शन आपका यही था, यहीं से आपका आंसर मिल जाता देखने के लिए, ठीक है। तो ट्रिक आपको कैसे सॉल्व करना है देखते ही वो वीडियो आप देख लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो आप आसानी से सीख जाएंगे ट्रिक सारी। सी कांट स्विम,
कांट सी। अब ये क्या है, तो ये इसे हम प्रश्न का पुछल्ला या फिर क्वेश्चन टैग कहते हैं। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन टैग भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, पूरा एक वाक्य दिया रहता है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, जहां पर भी अगर नॉट दिया हुआ है, जब उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसका आंसर जो होगा वो सिंपल में होगा, उसका नॉट आप हटा देंगे। तो कांट सी दिया, इसी कांट सी को अगर चेंज करना था तो कांट सी को कैन सी कर देंगे, ये नॉट यहाँ पर हटा दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर नॉट लगा हुआ है तो नॉट हटा करके आंसर बनाएंगे, अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो आंसर में नॉट लगा देंगे। बस इतना सा करना है, यही आपका क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। चलिए, अब एक और रीअरेंजमेंट का प्रश्न है। तो रीअरेंजमेंट में देख लीजिए, ये भी आपका बहुत सिंपल था। ये भी आपका एक तरह से शुरुआत अगर आप पकड़ लेते तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो शुरुआत देखिए, यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा SRQP, और एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया होता। बहुत सिंपल ये जो पेपर आपका आया होता, ठीक है ना। इसको रीअरेंजमेंट कर देंगे। देखिए देखिए आप कहाँ से नहीं शुरू हो सकता। देखिए विच से तो शुरू होगा नहीं, ठीक है ना। विच से अगर शुरू होगा तो कोई अगर रीजन तो बता रहे हैं, अगर आप रीजन से शुरू कर रहे हैं तो भाई उसका कुछ तो पता होना चाहिए, तभी शुरू करेंगे। तो विच से आपका नहीं शुरू होगा, ठीक है ना। दा से आपका आर्टिकल से शुरू हो सकता है, ठीक है। दैट से कभी नहीं शुरू होगा, क्योंकि दैट तो जोड़ने वाला होता है, तो इससे भी शुरू नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे, या तो क्यू से होगा या फिर एस से होगा। अब आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो सबसे पहले पता तो होना चाहिए किसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, इन कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस में साइंस एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी, हफमैन कोज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्टिकल परफेक्ट कोड, यानी कि हफमैन ने जो है एक कोड दिया हुआ था कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो यहाँ पर जो है मेन बात बता दी। अब इसके बाद में आपको जोड़ना था, एस के बाद में क्या आएगा, आर, वो क्या कोड था, तो दैट के द्वारा आप इसको जोड़ देंगे। ऐसे आपका आंसर SRQP निकल जाएगा। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप जो है PQRs वाली वीडियो जरूर देख लेना। वहाँ से आपको सारा क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर समय नहीं उतना बचाने का ना, नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। 61, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस द मैन सेड हर, यानी कि एक व्यक्ति ने उससे कहा कि मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। अब इसका आपको बताना था कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही डायरेक्ट क्या होगा। तो इसका हो जाएगा द मैन कमांडेड हर, द मैन कमांडेड हर, यानी जो व्यक्ति है उसने कमांड किया उससे, क्या कहा, टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस, यानी कि मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। यहाँ पर कमांडेड हो सकता है, यहाँ पर ऑर्डर भी आ सकता था, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑप्शन में नहीं था, केवल कमांडेड ऑप्शन में था, इसलिए कमांडेड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो द मैन कमांडेड हर टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस, मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। 62, प्रशांत सेड यस आई हैव मेड मैनी मिस्टेक इन माई लाइफ, इसको भी आपको चेंज करना था। तो ये आपका हो जाएगा, प्रशांत एडमिटेड दैट ही हैड मेड मैनी मिस्टेक ऑफ इन हाई, जो हैव है वो आपका हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रशांत एडमिटेड दैट ही हैड मेड मैनी मिस्टेक्स इन हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की थी। प्रशांत ने इसको एडमिट कर लिया, ठीक है। एडमिट कर लिया मतलब होता है मान लिया, इस बात को मान लिया, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार वो वीडियो जरूर देख करके जाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो भी नहीं समझ में आ रही है आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ भी सकते हैं। देखिए, ए पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और अदर बिलीव्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के मतलब धार्मिक भावना की वजह से मारा गया हो, शहीद हो गया हो। यानी कि किसी, जैसे किसी ने कहा कि भाई तुम इस धर्म को स्वीकार कर लो, पर उसने कहा मैं इस धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, मर भले जाऊंगा, तो उसे हम शहीद कहते हैं। और उसे अगर इस लैंग्वेज की बात करें तो उसे हम मार्टर कहते हैं, ठीक है। मार्टर, मार्टर कहते हैं इसको। जो शहीद होता है किस वजह से शहीद होता है, यानी कि किसी की बिलीव्स को, किसी की धार्मिक भावना को वो मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी की किसी दूसरे धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसे मार दिया जाता है, तो वो एक तरह का शहीद कहलाता है, और इंग्लिश में उसे मार्टर कहते हैं, ठीक है ना। पैट्रियोट वो अलग शहीद होता है, ठीक है। शहीद भी कई होते हैं। पैट्रियोट होता है जो देश के लिए शहीद होता है, वो उसे हम पैट्रियोट कहते हैं। जबकि मार्टर उसे कहते हैं जो किसी भी धर्म को स्वीकार करने से मना कर देता है, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कवितावली किसकी रचना, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना है। इसकी PDF आपको 2 दिन बाद इसी चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल एक और टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप जो है जाकर के जो किताबें हैं, पूरी की पूरी किताबों की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें, मतलब यादव सर वगैरह किताबें जो हैं, क्लास नोट्स वगैरह, वो आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, इस चैनल में जाकर के डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपको सारी की सारी किताबें PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश की किताब भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए वीडियो को इतना मैं आपके लिए कर दिया। अब वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि लगातार विजय सीरीज टेस्ट सीरीज है। ये आपको विजय, पक्का आपको विजय दिलाने का काम विजय सीरीज टेस्ट सीरीज ही करने वाली है, ठीक है ना। चलिए भाई, जल्दी ही मिलते हैं। ग्रुप 4 वालों को बता दें, ग्रुप 4 वालों के लिए जितने भी आपके पटवारी में आपके कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं, 50-50 का जो है सेट लगा करके हम आपका कंप्यूटर कवर करा देंगे ग्रुप 4 वालों के लिए, ठीक है ना। तो जल्द ही पहली वीडियो ग्रुप 4 की आने वाली है। जितने भी ग्रुप 4 वाले हैं सबको बता दो भाई, ग्रुप 4 के लिए आप सीधे सक्सेस जंक्शन पर ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके ग्रुप 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके जीके जीएस साइंस का और आपके कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न हैं, वो सब यहाँ पर पटवारी वाले आपके रिपीट होकर के मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबकी PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी डे बाय डे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहें कि हम
किसी की जो है आंसर की भेज दे तो आंसर की हम नहीं भेज सकते हैं। अगर आपने भी हमको आंसर की भेजी होगी तो आप भी यही चाह रहे होंगे कि मेरी आंसर की किसी के सामने रिवील ना हो, किसी को दिखाई नहीं दे मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, किसी को ना पता चले। तो उसी की जो है उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए, इसका विश्वास को बनाए रखते हुए हम ये आपकी जितनी भी आंसर की है वो कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन हम आपके सारे करा देंगे। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।